सारी इन्हीं सारी वैचारिक मंथन को लेकर, बातों को लेकर इस तरह के आयोजन, कार्यशालाएं, बौद्धिक सम्मेलन समय समय पर आयोजित किए जाते रहे हैं। ऐसी ही कार्यशाला को बसंत महिला महाविद्यालय राजघाट के द्वारा आयोजित करने के लिए परम आदरणीय हमारी गुरु, कवयित्री, चिंतक, आलोचक प्रोफेसर शशिकला त्रिपाठी मैम का मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने बौद्धिक परिमार्जन के लिए हम लोगों को ऐसी कार्यशाला में शरीक होने का सुअवसर प्रदान किया है। निरंतर प्रवाहमान मां गंगा के सुरम्य तट पर अवस्थित बसंत महिला महाविद्यालय राजघाट शिक्षा के क्षेत्र में और खासकर स्त्रियों को शिक्षित करने के क्षेत्र में महनीय भूमिका निभाता रहा है तथा समय समय पर इस देश को रत्न भी प्रदान किया है, जो कि महिला सशक्तिकरण के विकास में सहयोग का प्रत्यक्ष उदाहरण है। मैं भी इसी महाविद्यालय से अपनी स्नातकोत्तर की शिक्षा पूर्ण कर वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में शोधरत हूँ। आज अपने आप को मैं परम सौभाग्यशालिनी महसूस कर रही हूँ कि इस कार्यशाला की संयोजिका प्रोफेसर शशिकला त्रिपाठी मैम ने मुझे संचालक का दायित्व निभाने लायक समझा है। मैम, मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मैं स्वागत वक्तव्य के लिए प्रोफेसर शशिकला त्रिपाठी मैम को आमंत्रित करना चाहूंगी। उसके पहले मैम के व्यक्तित्व का संक्षिप्त परिचय देना चाहती हूँ। आदरणीय मैम वर्तमान में बसंत महिला महाविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष के साथ साथ अपना अध्यक्षीय दायित्व निभाते हुए अपने लेखकीय प्रतिभा के कारण हिंदी जगत में प्रसिद्ध कवयित्री, चिंतक, आलोचक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। अब आपने लगभग दर्जन भर से अधिक पुस्तकों का लेखन एवं संपादन कार्य किया है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण है। राजेंद्र यादव, कथ्य और दृष्टि, उत्तर शती के उपन्यासों में स्त्री, साहित्य की वैचारिकता, शिनाख्त, भाषा एवं साहित्य के समकालीन प्रश्न, शिक्षा एवं संस्कृति की चुनौतियां, बनारसी बोली, मुक्तिबोध का रचनात्मक संघर्ष और स्त्री प्रश्न एवं भक्ति युगीन काव्य जो नवीनतम प्रकाशित पुस्तक है एवं मैम के लेखकीय प्रतिभा को व्यंजित करती है। साथ ही साथ भारत के सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में आपके आलेख निरंतर प्रकाशित होते रहे हैं, जो साहित्य श्री की समृद्धि में अत्यंत सहयोगी हैं। आज के सत्र की प्रमुख आकर्षक वरिष्ठ कथाकार एवं स्त्री विमर्शिका गीतांजलि श्री मैम के स्वागत वक्तव्य के लिए मैं आदरणीय शशिकला त्रिपाठी मैम से आग्रह करती हूँ कि वह अपना स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत करें। धन्यवाद श्वेता, तुम तो बहुत ही अच्छा बोल रही हो, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने यही सोचकर अवसर दिया कि हम एक अध्यापक होने के नाते अपने पौधे को, जिसको मैंने रोपा, उसको विकसित करने का अगर अवसर नहीं देंगे तो कौन देगा। तो पहले यह शुरुआत मुझे करनी चाहिए और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आपने जो है इस दायित्व को बहुत कुशलता पूर्वक निभाने का प्रारंभ किया है। धन्यवाद। धन्यवाद। आज हमारे समक्ष जानी मानी लेखिका, कथाकार, थिएटर से जुड़ी हुई रंगकर्मी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में समान रूप से लिखने वाली, लेकिन पहचान हिंदी में विशिष्ट बनी है। संभव है हम लोग हिंदी भाषी हैं, हिंदी साहित्य ज्यादा पढ़ रहे हैं और इसी रूप में आपको हम पहचान रहे हैं, जान रहे हैं और आपके साहित्य से परिचित हैं। गीतांजलि श्री का मैं अपने हिंदी विभाग की तरफ से महाविद्यालय की प्रमुख प्राचार्य और प्रबंधक की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और बहुत ही हर्ष का अनुभव कर रही हूँ कि आपसे मैंने बहुत ही सहजता के साथ निवेदन किया और आपने मेरे निवेदन को बहुत ही सहज स्वीकृति दी। शायद इसका कारण ये है कि हम लोग लगभग 30 वर्षों से समानांतर कदम बढ़ा रहे हैं साहित्य की दुनिया में। हंस
कि जो है किसी अंक में आपकी पहली कहानी अनुगूंज छपी थी और मैं हंस पढ़ती रही हूँ और उस कहानी से ही आपकी पहचान बनी, आपकी अन्य कहानियां छपने लगी, आपका उपन्यास आया और आप काफी चर्चा पर चर्चा में आ गई। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये कि जो आपका पहला उपन्यास है माई, और वही काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में जो स्त्री अध्ययन का प्रश्न पत्र है उसमें उसको प्रतिष्ठित किया गया, यह किसी भी लेखिका के लिए हर्ष की बात हो सकती है। तो जाहिर सी बात है कि आपकी लेखनी में इतनी ताकत है, आपकी लेखनी में, आपकी भाषा में, कि कोई किसी को भी वह प्रभावित कर पाती है। गीतांजलि श्री के लेखन के बारे में कुछ कहने के पहले मैं एक कविता का पाठ करना चाहती हूँ, जो कि पाठ संवाद और पाठालोचन हमारे जो है इस कार्यशाला का विषय है। तो इसी रूप में कुंवर नारायण की एक कविता मुझे स्मरण हो रही है। स्मरण क्या, बल्कि मुझे अच्छी लगी आज कुछ पलटते हुए, तो मैंने सोचा उसका पाठ क्यों न किया जाए। और इस पाठ के जरिए एक सवाल मैं गीतांजलि श्री के समक्ष रखूंगी कि वह किस तरह से रचना को लेती रही है। शीर्षक है कविता का चुनौती। हाथ में लेते ही कलम कागज का एक टुकड़ा हो जाता है फैलकर मेज से बड़ा। हाथ में लेते ही कलम कागज का एक टुकड़ा हो जाता है फैलकर मेज से बड़ा। क्षितिज तक फैल जाता मेज का भूरा मैदान, मैदान हो जाती पृथ्वी और पृथ्वी जैसे आसमान। क्षितिज तक फैल जाता मेज का भूरा मैदान, मैदान हो जाती है पृथ्वी और पृथ्वी जैसे आसमान। इस चुनौती को चुपचाप स्वीकार करती है कलम, इस चुनौती को चुपचाप स्वीकार करती है कलम, कागज पर देती है पहले शब्द को जन्म। कोई लेखिका, कवित्री या कोई भी रचना जब करता है तो उसके भीतर कुछ ऐसी वेदना, ऐसी पीड़ा या किसी व्यवस्था के प्रति असहमति का बिंदु कुछ इस तरह से उसको परेशान करता है कि उसे लगता है कि नहीं, जब तक हम लिखेंगे नहीं तब तक मुझसे चैन से बैठा नहीं जा सकता है, बैठ नहीं पाएंगे। तो जब कोई लेखनी उठाता है तो या तो किसी दुख पीड़ा की अभिव्यक्ति करने के लिए, और वो दुख पीड़ा जन्मा ही क्यों, जाहिर सी बात है कि कहीं कुछ ऐसा अनिष्ट हुआ, कहीं कुछ ऐसा जो है अनर्थ हुआ, कहीं कुछ ऐसी व्यवस्था में लोच है कि जो सही नहीं है। और सही को गलत को जो है सही करने के दृष्टि से रचनाकार कलम उठाता है। और रचनाकार जब कलम उठाता है तो वह पहले अपनी अनुभूतियों को, अपने अनुभवों को, अपने आसपास की जो दुनिया उसकी देखी सुनी जानी पहचानी होती है, पहले उस पर कलम उठाता है। वह लगातार ऐसा नहीं है कि केवल अपनी जानी पहचानी, बल्कि और भी एक विशद क्षेत्र या समाज के उन सारे पहलुओं को वह देखना सुनना चाहता है और उन सारे पहलुओं का केस स्टडी करता है और तब वह लिखता है। और लिखता है तो बड़ी ही प्रामाणिकता के साथ लिखता है। निसंदेह गीतांजलि श्री ने एक माई की ही बात मैं कह लूं तो माई उपन्यास में उन्होंने कोई स्त्री विमर्श नहीं प्रस्तुत किया है। जैसे मैंने अन्य लेखिकाओं की किताबों में पढ़ा है, कठगुलाब को हम उठाकर देख लें तो वहां 100% स्त्री विमर्श है। ऐसा लगता है कि जैसे स्त्री विमर्श के जो मानक हैं उनके आधार पर कथा की जो है कथा का वृत्त पूरा बना हुआ है। या मैत्रेयी पुष्पा को उठाकर हम देख लें तो उनके भी ज्यादातर उपन्यास कहानियों में कुछ ऐसे ही जो है सवाल जवाब होते हैं कि जहां पे लगता है कि नहीं, यहाँ पे पूरा एक जो है दृष्टि विचार दिमाग में संयोजित है और उसके हिसाब से पात्र और कथानक का विकास किया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि गीतांजलि श्री ने बहुत ही कथानक में धंस कर
कथा में बहुत आवाज हल्ला ना करते हुए गुपचुप ढंग से लेकिन बहुत ही प्रभावशाली ढंग से उन्होंने मुद्दों को उठाया है और उन मुद्दों को उठाया है कि जिसकी शिनाख्त बहुत लोग जल्दी नहीं करते, चर्चा नहीं करते, लेकिन सच ये है कि वह जो है मुद्दे जो अचर्चित रह जाते हैं, जो अनदेखे रह जाते हैं, उपेक्षित रह जाते हैं, वह व्यक्ति को, एक औरत को तिल तिल करके तोड़ता है, वह तिल तिल करके झुकती जाती है, वह तिल तिल करके मरती जाती है और उस मरती हुई औरत के प्रति कोई संवेदनशील नहीं होता। यह एक परिपक्व लेखन की निशानी है। आपका उपन्यास जब तिरोहित जो है प्रकाशित हुआ था और उस बरस प्रकाशित हुआ था तो आपकी भाषा की विशिष्टता की भी बड़ी चर्चा हुई थी। मुझे परमानंद श्रीवास्तव याद आ रहे हैं, कहाँ पढ़ा था, हंस में या कहीं, लेकिन उन्होंने अच्छा खासा आप पर लेख लिखा था, खास तौर से भाषिक शब्दावली को लेकर। आपकी भाषा में सद्भाव है। संभव है कि उस बरस या तिरोहित को लेकर कुछ कठिनाई का भी अनुभव पाठक करते हो। उसको मैं माफी चाहती हूँ गीतांजलि श्री से कि मैंने उसको पढ़ा नहीं है, और किसी रचनाकार पर बात करना तब ज्यादा सहज होता है कि जब उसकी रचनाओं से ज्यादा परिचित हुआ जाए, और परिचित होने पर ही उसका विश्लेषण, चिंतन, मनन किया जा सकता है। खैर, यहाँ पे हम लोग गीतांजलि श्री को सुनेंगे, इसलिए कुछ मुद्दे की बात करके मैं आपको ही जो है आपके वक्तव्य के लिए निवेदन करूंगी। यहाँ पे जैसे एक रचना में माई में ही आपने जो संयुक्त परिवार की संगठन में आपने पूरी ताकत झोंकी कि कैसे वहां पे सामंती मूल्य विकसित होते हैं। सामंती मूल्यों के बीच में एक औरत की दिशा क्या होती है, एक औरत की स्थिति क्या होती है, उन सामंती मूल्यों को क्या एक राष्ट्र के रूप में हम देख सकते हैं? एक संयुक्त परिवार को हम एक राष्ट्र का प्रतीक मान सकते हैं क्या? या स्त्री विमर्श का जब मुद्दा उठाया जाता है तो वहां पर क्या वह मुद्दा केवल एक स्त्री का मुद्दा होता है? नहीं, जाहिर है कि एक स्त्री इस समाज की, दुनिया की आधी आबादी है, और आधी आबादी होने के कारण समाज की, देश की तमाम समस्याओं की संरचना में उसकी जो है घुसपैठ होती है, और समाज की संरचना में वह आधी होती है। लेकिन आधी के हक को अगर जो है मार दिया जाए, आधी के हक को जो है देने से जो है मना कर दिया जाए, और उसे जिस किसी तरह से पराधीन बनाया जाए, उसको जो है मूर्ख बताया जाए, तो जाहिर सी बात है कि वह अपने आकाश को नहीं देख सकती, या देख सकती है तो अपने हिस्से के आकाश को नहीं पा सकती है। तो यहाँ पर बहुत समय न लेते हुए मैं गीतांजलि श्री से अनुरोध करूंगी कि आज वह अपने कुछ व्यक्तित्व के बारे में, अपने लेखनी की शुरुआत माने रचना प्रक्रिया के बारे में भी हम सबसे अपना अनुभव या अपने जीवन की जो रचनात्मक यात्रा है उसको साझा करें। और अभी भी स्त्री चिंतन का जो कई सवाल अभी भी शेष बने हुए हैं, विमर्श को हम एक जो है स्त्री विमर्श तक ही न देखकर जब हम उनको एक सामाजिक समस्या के रूप में देखते हैं, एक पूरे देश की समाज की समस्या के रूप में देखते हैं, तो वह जाहिर सी बात है कि यह मुद्दा जो है अभी भी ताजा तरीन कह लीजिए, या अभी भी जीवंत बना हुआ है, और यह जीवंत सवाल स्त्री को गाहे बगाहे मथता है, और स्त्री होने के लिए लगता है कि उसने कौन सा अपराध किया, और वह अभी तक इस जो है स्थिति से कब मुक्त हो पाएगी। मैंने जब देखा कि जब ये स्वातंत्रोत्तर बाद के जो कहानीकार, उपन्यासकार महिलाएं हुई, जैसे उषा प्रियंवदा और कृष्णा सोबती, मनु भंडारी, इन सब के लेखन में कृष्णा अग्निहोत्री एक दूसरी तरह की चीजें आती हैं। और फिर 8वें दशक में चित्रा मुदगल,
और मृदुला गर्ग, इन सब की स्थिति जो है दूसरे ढंग से आती है। अपने अपने समय को यह प्रतिबिंबित करते हुए विचार को और स्त्री चिंतन को अपने जो है लेखन में भरपूर उतरती हैं। लेकिन हमें खुशी होती है कि गीतांजलि श्री, जो हम जहां तक सही है, गीतांजलि श्री, अगर मैं गलत रहूंगी तो आप करेक्शन कर दीजिएगा, कि 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में गीतांजलि श्री, अलका सरावगी, जया जादवानी और ये रजनी गुप्ता, ये तमाम जो कथाकार आते हैं, इन सब ने अपने जीवन में जो कुछ भी अनुभव किया, जो कुछ भुगता है, उसी का प्रतिबिंबन करती हुई मुझे दिखाई देती है। लेकिन हमें लगता है कि अब स्त्री समाज बहुत बदल गया है। तो क्या यह पीढ़ी जिसने अपने जीवन की गाथा को अपनी रचनाओं में दोहराने को या पुनर्सृजित करने की कोशिश की है, पुनर्सृजित करके एक स्त्री के इतिहास का रेखांकन किया है, तो क्या आज बदली हुई स्त्री की स्थिति का रेखांकन आप कर पा रहे हैं, या नई पीढ़ी जो है आएगी वही करेगी और वह कर भी रही होगी? इस वक्तव्य के साथ बहुत समय न लेते हुए मैं पुनः वक्तव्य की श्रृंखला को श्वेता सिंह के हाथ में देती हूँ, और वह जो है आगे का कार्यक्रम सुसंचालित करने के लिए अपना बागडोर संभाल लें। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत वक्तव्य के माध्यम से मैम ने गीतांजलि श्री मैम के पुस्तकों के उदाहरण के साथ स्त्री विमर्श के महत्वपूर्ण पहलुओं को बड़े ही सलीके से प्रस्तुत किया। आइए हम कार्य को प्रगति प्रदान करते हैं। इस कड़ी में मैं गीतांजलि श्री मैम को आमंत्रित करने से पूर्व आपके संदर्भ में कुछ परिचय देना चाहूंगी। आप वर्तमान में महिला विमर्श की एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में प्रसिद्ध हैं। उत्तर प्रदेश में जन्मी, दिल्ली में इतिहास विषय की अध्येता, आप शोध क्रम में बड़ोदरा पहुंची। यहाँ आपने प्रेमचंद पर महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कार्य संपन्न किया, बिटवीन टू वर्ल्ड एंड इंटेलेक्चुअल बायोग्राफी ऑफ प्रेमचंद नाम से। कालांतर में आप फ्रांस के इंस्टीट्यूट में फेलो रही, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की फेलो रही। हिंदी अकादमी ने आपको साहित्यकार सम्मान से नवाजा, आपको द्विजदेव सम्मान से भी सम्मानित किया गया। 1995 में कहानी संग्रह अनुगूज के लिए पहला इंदु शर्मा कथा सम्मान और जापान फाउंडेशन का पुरस्कार भी प्रदान किया गया। आप स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड और फ्रांस में राइटर इन रेजिडेंस भी रही हैं। आपके 5 उपन्यास में पहला उपन्यास माई, जिसके संदर्भ में शशि मैम ने हमें परिचय कराया, और मैम ने बताया कि हमारे कोर्स वर्क में भी ये पुस्तक है और हम लोगों को इसको पढ़ने का सौभाग्य भी मिला है। माई, जो कि आपका पहला उपन्यास है, जिसे अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू और सर्बियन भाषाओं में अनुदित किया गया है। यह उपन्यास उत्तर भारत के एक मध्यम वर्ग के परिवार में 3 पीढ़ी की स्त्रियों की कहानी है। माई 3 भूमिकाओं में दिखाई पड़ती है, पत्नी, पुत्रवधू और माँ। आपका दूसरा महत्वपूर्ण उपन्यास हमारा शहर उस बरस, बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद की घटनाओं को स्पर्श करती है। अन्य उपन्यासों में तिरोहित, खाली जगह और रेत समाधि। रेत समाधि आपका नवीनतम उपन्यास है, जो माँ, बेटी और बुआ जैसी स्त्री चरित्रों से विनिर्मित कथा है। आपकी कथा यात्रा हंस पत्रिका से आरंभ होती है। आपके 5 कहानी संग्रह अनुगूंज, वैराग्य, मार्च माँ और शाकुरा, प्रतिनिधि कहानियां एवं यहाँ हाथी रहते थे। आपके साहित्य में विरोध, विद्रोह और प्रतिरोध का सघन स्वर है। पढ़े लिखे समाज की तथाकथित आधुनिकता को बेनकाब करने के लिए आपके पास एक सशक्त सांकेतिक भाषा है। आपकी अभिरुचि थिएटर में भी रही है तथा आप स्क्रिप्ट भी लिखती हैं। आदरणीय मैम से मैं आग्रह करती हूँ कि हम सबको अपने महत्वपूर्ण वक्तव्य से लाभान्वित कराएं। गीतांजलि श्री मैम। धन्यवाद। सबसे पहले आप सबको नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने स्त्री दिवस के
कि ये बहुत जरूर इसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें उठेंगी, बहुत अच्छी चर्चाएं होंगी। मैं भी छोटा मोटा योगदान करने की कोशिश करूंगी, जो आपसे बातचीत करके ही सार्थक होगा। सबसे पहले मैं प्रोफेसर शशिकला जी आपको तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ। आपने जब मुझे इस आयोजन के लिए, इस वक्तव्य के लिए आमंत्रित किया तो मैं फौरन मानी, पर मुझे बहुत खुशी हुई इसलिए मैं मानी। और मैं बताना चाहती हूँ कि 2-3 कारण हैं जिस वजह से मुझे ये बहुत ही खास आमंत्रण लगा। पहला एक निजी कारण है। मेरी माँ जो अब 95 की हैं, वो वसंत कॉलेज में ही पढ़ी थी, तो मेरे लिए ये बहुत ही मतलब एक आत्मीय और भावनात्मक जुड़ाव है कि वहां से मेरे लिए एक निमंत्रण आता है और मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि मैं जरूर इससे जुड़ूंगी। दूसरी बात है कि पता चला कि बहुत छात्राएं होंगी इसमें। मुझे छात्र छात्राओं से जुड़ना बहुत अच्छा लगता है। ये जो बच्चे हैं, इनसे हमको ऊर्जा मिलती है, इनसे हमको स्फूर्ति मिलती है, और ये सच पूछिए तो उम्मीद के द्योतक हैं। कल को यही संभालेंगे, दुनिया को यही संभालेंगे, और अभी इनमें वो हौसला और हिम्मत है जो खुदा ना करे कि आगे चलकर इनमें दब जाए और ये भी दुनियादारी के पचड़ों में फंस जाए। लेकिन इस वक्त इनमें आदर्शवाद होता है बच्चों में, और इसलिए हमारे जैसे लोगों को जो अब काफी आगे बढ़ चुके हैं उम्र के इस पड़ाव में, बहुत अच्छा लगता है जब हम युवक लोगों से मिलते हैं और उनसे हमें ऊर्जा मिलती है। तो मुझे बहुत मन था कि हाँ, मैं ये जरूर करूंगी। और तीसरी बात, आपने भी उसका जिक्र किया कि मेरा पहला उपन्यास माई आपके पाठ्यक्रम में है, तो ये मेरे लिए फख्र की बात है जरूर। और ये भी कि इस पर फिर बातचीत जब होगी तो ये दोनों तरफ से इसमें कुछ निकलेगा। आप भी कुछ बताएंगे, मैं भी कुछ कहूंगी, तो ये एक मौका बन गया है मेरे लिए कि अपने को भी खंगालूं और कुछ अपने बारे में और अपनी कोशिशों के बारे में आपसे जानूं। तो ये मेरे लिए बहुत ही खास आयोजन बनकर आया है, बहुत अच्छा मौका मुझे मिला है, और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। तो ये आपसे मैं शुरू में ही कह दूं, आप लोग बार बार कह रहे हैं वक्तव्य और आप बार बार कह रहे हैं स्त्री विमर्श। ना मैं उस तरह से स्त्री विमर्श पे बोलने जा रही हूँ और ना मैं कोई औपचारिक वक्तव्य देने जा रही हूँ। मैं बिल्कुल एक बातचीत के अंदाज में ही चाहूंगी कि कुछ देर कुछ मुद्दे आपके साथ उठाऊं और इन पर चर्चा हो, और चर्चा से आप भी इसको आगे बढ़ाएं। तो मैं शुरू करूंगी, जो आपने जो प्रस्तावना भेजी है उसी में से कुछ बीज शब्द उठा के कुछ 2-4 बातें उन पर बोलूंगी। सबसे पहले मैं शीर्षक की ही बात कर दूं कि आपका शीर्षक है पाठ संवाद महिला रचनाकार। तो सबसे पहले बात तो मैं ये कहूंगी कि पाठ और संवाद तो एक दूसरे पे निर्भर है। ये बड़ा मुश्किल शब्द है, मुझे लिख तो दिया, अन्योन्याश्रित है। हाँ, एक दूसरे पर निर्भर है। पाठ से संवाद है और संवाद से पाठ है। एक है तो दूसरा बढ़ता है, पनपता है। ये बात, इस पर मैं बहुत जोर देना चाहती हूँ, क्योंकि पाठ अलग नहीं है, पाठ संवाद से ही बनता है। जब संवाद है तभी पाठ बनेगा। अब ये संवाद कौन सा संवाद है? ये संवाद है जो लेखक अपने आप से करती है, उसके अंतर्मन में एक संवाद चलता है, और वो संवाद बहुत से तत्वों से करती है। वो इतिहास से, परंपरा से
अपने बिल्कुल आसपास के परिवेश से और दूर के परिवेश से, अपने समाज से, दुनिया से, इन सारी चीजों से संवाद करती है, तो वहां से उसका पाठ तैयार होने लगता है। और इसी घुमड़ में जब पाठ शुरू होता है तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए, पाठ लेखक के निर्देशन और इशारे से नहीं बनता। जब तक पाठ का अपना स्वायत्त स्वर और अलग व्यक्तित्व, उसका अपना व्यक्तित्व जब तक नहीं बनने लगता और बन जाता है, तब तक पाठ कोई मायने नहीं रखता। वो होता है तब आप समझिए कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, और जब वो होता है तो लेखक निमित्त मात्र बन जाता है, ना कि निर्देशक जो कि सब उसको गढ़ रहा है। जो पाठ के जो आपके उस पाठ के, उस टेक्स्ट के जो किरदार हैं, वो अपनी स्थिति परिस्थिति के हिसाब से, अपने रुझानों और संभावनाओं के हिसाब से राह पाएंगे, स्वर पाएंगे, जिनको लेखक को पहचानना पड़ता है और उनके साथ बढ़ना पड़ता है। तो ये जो है, ये भी एक संवाद है। तो पहला संवाद तो अपने आप से किया, और अंदर कुछ घुमड़ हुई और कुछ बीज अंकुरित हुआ, लेकिन ये संवाद चलता रहा, और जो एक स्वायत्त सत्ता उस पाठ की बनने लगी, तो उससे संवाद जारी हुआ और एक टेक्स्ट तैयार होता चला गया। तो ये बात इस पर मैं जोर देना चाहती हूँ कि ये दो चीजें बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। इसके कहने में अगर मैंने कुछ ऐसी गलतफहमी पैदा हो रही है कि मैं कह रही हूँ कि लेखन बिल्कुल अराजक होता है और कहीं से कहीं चला जाता है और कुछ भी होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं मैं कह रही हूँ। हमारे भीतर, हमारे अपने संघर्ष में, मेरी लेखकीय यात्रा से मैं सीखती हूँ, जीवन के अनुभव से मैं सीखती हूँ कि एक किस्म का संतुलन, एक नजर, एक नैतिकता, एक विवेक, वो मेरे अंदर परिष्कृत होती रहती है, और वो है जो मुझे इस पाठ के संग बढ़ने में मेरी मदद करता है। चाहे मैं कितने भी खिलवाड़ करूं, और चाहे मैं कितने भी जोखिम उठाऊं, और चाहे मैं कितने भी ऐसा लगे कि मैं भटक रही हूँ, दाएं बाएं इधर उधर जा रही हूँ, उस सब के बावजूद वो मुझे संतुलन देता है।